चलिए सब लोग आ गए हैं। ओके, आज के पेपर में द हिंदू में जो जो स्टार्टिंग में न्यूज है वो चाइना जो कम्युनिकेशन है हमारा उसको लेके है। और इस बार चाइना से क्वेश्चन, चाइना और इंडिया बॉर्डर से काफी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना था, जैसे पैंगोंग लेक है, गलवान वैली है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, खासकर गलवान वैली से, ये सब इनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए कुछ टॉपिक हम और देखते हैं। अभी पीआईबी में है, वो है जला अभिषेक अभियान। ठीक है, कंपेनिंग जला अभिषेक अभियान। ठीक है, ये है जला अभिषेक अभियान, जला अभिषेक की कंपेनी। तो ये हमारा टॉपिक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका। अपना आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए सब लोग, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट बनेगा कि जलाभिषेक अभियान कहाँ शुरू किया गया। अभी देखा है कल परसों न्यूज में आप लोगों ने, ये व्हाट इज द जलाभिषेकी कंपेनी, जलाभिषेकी अभियान नहीं देखा। ऐसा तो नहीं हो सकता ये न्यूज़पेपर में ना हो या मीडिया में ना हो, क्योंकि इसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने शुरू किया है ना। ये इसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने शुरू किया है। तो पता नहीं क्यों आपकी नजर नहीं पहुंची वहां तक। खैर देखते हैं। तो पहली बार जला अभिषेक अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। जला अभिषेक अभियान या इनिशिएटिव स्टार्टेड इन एमपी फॉर डेवलपमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, या हाँ फॉर डेवलपमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बस बहुत सिंपल फॉर्म में समझिएगा। वाट जलाभिषेक कंपेनी या जलाभिषेक अभियान स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें उनके जो मिनिस्टर उनका नाम की बात नहीं करनी है। स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जरूरी नहीं है किसने शुरू किया, ये कोई मतलब नहीं है। बस ये पूछेगा दैट इज इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दैट इज इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द step taken by the government of India in MP for the water infrastructure. Water infrastructure means development of canal, development या conservation of river, and development and conservation of pond. That is water storage and water supplied infrastructure. जब बात करते हैं वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की, दैट मीन्स वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पाइपलाइन, लाइक कैनाल, लाइक रिवर, दे आर ऑल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी एक वो है जिससे हम पानी कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एक डिस्ट्रिक्ट से, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ से है, ये इंडिया है, मान लीजिए ये पूरा रीजन है। इस रीजन में यहाँ से वाटर यहाँ भी जा सके, यहाँ भी जा सके, यहाँ से यहाँ भी जा सके। तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई। ठीक है, वाटर का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो सके, दैट मीन्स वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड चीज वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो कभी पूछेगा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वैसे जो पेपर में दिया है इन लोगों ने उसको क्लियर नहीं किया था, बट इसको हम लोग ज्योग्राफी से रिलेट करके समझ सकते हैं। एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वाटर की एक्सेस होती है, लाइक कैनाल, रिवर, अदर सोर्स हो सकते हैं पाइपलाइन वगैरह।
तो ये सब हो सकते हैं वाटर सप्लाई या वाटर एक्सेस सोर्स। एंड सेकंड, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन सोर्स, है ना। जैसे मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने ऐसे नहरें हैं या तालाब हैं या कुएं हैं जहां पर रेन वाटर हार्वेस्ट हो सकता है। इसके लिए 2000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेड किए, एमपी गवर्नमेंट को। कितने? 2000 करोड़, 2000 करोड़ इस पे इन्वेस्ट किए, ठीक है, सीआर, 2000 सीआर। ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, उद्देश्य बताएं। 3 वर्ड इसमें हैं, देखिए ध्यान रखना है। 3 वर्ड हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जल अवसंरचना, इन तीनों का डेवलपमेंट करना है। सेकंड है वाटर सप्लाई, एंड थर्ड है वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये है हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग ये है। इंपॉर्टेंस इससे क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंस होगा इंक्रीजनेस एंड वाटर सप्लाई, ओके, वाटर सप्लाई एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन। तो ये टॉपिक है यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में, आपको स्टार्टिंग समझ लीजिएगा। व्हाट इज द जलाभिषेक कैंपेनिंग या जलाभिषेक अभियान started by the government of India, where in MP what development of infrastructure development for this project India government paid invest 2000 crore. What is the objective development of water infrastructure and water supply and water storage and water harvesting. अच्छा, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है वाटर स्टोरेज एंड वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। और ये हो गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीजनेस ऑफ वाटर सप्लाई, फॉर वाटर सप्लाई इरिगेशन, फॉर इरिगेशन एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। तो ध्यान रखना है किसके लिए सप्लाई बढ़ेगी? इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, है ना, और ये है पेयजल के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी। अब इसमें जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो ये हो सकता है, व्हाट इज द वाटर स्टोरेज एंड वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब देखिए, वाटर स्टोरेज का मतलब होता है जो वाटर बारिश में हमें मिला उसको हाउ टू स्टोर, कैसे हम इसको स्टोर करें किसी प्लेस पर, लाइक पॉन्ड, है ना, तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, लेक हो सकता है, झील। तो ये होता है स्टोरेज कहीं पे। नेक्स्ट होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है स्टोर प्लस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ध्यान रखना, हार्वेस्टिंग मीन्स स्टोर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, यानी हम उसको तालाब में रखेंगे भी, यानी जो बारिश का पानी होगा उसको कम से कम नदी में जाने देंगे। हार्वेस्टिंग मीन्स है रेन वाटर को हम कम से कम रिवर में सब जाने देंगे और उसको रिचार्ज होने देंगे, कहां पर? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। तो ये होता है स्टोरेज मीन्स ये है, और हार्वेस्टिंग मीन्स ये है। और कंजर्वेशन तो आप समझते हैं, कंजर्वेशन का मतलब दोनों आ जाता है, एक चीज और जुड़ जाता है। कंजर्वेशन में एक चीज और जुड़ती है वाटर कंजर्वेशन में। क्या होता है? वाटर स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग एंड
क्लीन वाटर, यानी जो हम वाटर को हार्वेस्ट करें, जो वाटर को स्टोरेज करें, वो क्लीन होना चाहिए, दैट इज फॉर द यूजेबल, ऐसा नहीं हो गंदा पानी हो। तो कंजर्वेशन में तीनों चीजें आ जाती हैं, वाटर को हार्वेस्ट करना है, वाटर को स्टोर भी करना है, और वाटर को हमें साफ भी रखना है, हेल्दी वाटर, दैट इज द वाटर कंजर्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार फॉर्मेट में बता देते हैं, इजी लैंग्वेज में फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, इसको अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अपने साथ साथ लिखते रह कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे होगा, हमने बहुत सिंपल फॉर्म है, अब बहुत फास्ट करेंगे इसको फॉर्मेट को। जैसे हमने कहा कि जलाभिषेक, है ना, जलाभिषेक अभियान, ठीक है, अभियान या कंपेन जो भी लिख सकते हैं, अभियान क्या है ये, है ना, दैट इज द स्टेप या इनिशिएटिव या ये किसके द्वारा लिया गया स्टेप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ओके, वेयर एमपी फॉर डेवलपमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सेकंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्या था इसमें, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स, और नेक्स्ट थिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, एंड तो ये चीज थी। ऑब्जेक्टिव हमने बताए थे, इंपॉर्टेंस था इसमें इंक्रीजनेस ऑफ वाटर सप्लाई, इंक्रीजनेस ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई किसके लिए, है ना, फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एंड वाटर कंजर्वेशन, तो ये पूरा फॉर्मेट है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो, राइट। क्वेश्चन आपका सिर्फ बनेगा यहां से, ये पॉइंट से, यहां से बनेगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव से एंड इंपॉर्टेंस से। ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट गवर्नमेंट वांट टू डू, इंपॉर्टेंस मतलब व्हाट विल बी रिजल्ट, ध्यान रखना है, दोनों में मिक्सिंग नहीं होना है। हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है, उद्देश्य और महत्व। उद्देश्य मतलब why we want to do this work, that is the purpose, उद्देश्य, objectives, and what will be the result, that is the importance। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक करें, सबको क्लियर है, पता है, स्वप्नी, नाजुका, सचिन, दर्शन, अल्ताफ, अफरोज, यस सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अभी कल एक काफी बड़ा नाम है, और कोशिश कीजिए पूरा लिखने, श्री रविदास, श्री रविदास विश्व महापीठ, है ना, विश्व महापीठ, है ना, विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, अधिवेशन 2021, श्री रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन 2021, ठीक, held 21st Feb in Delhi, okay, in Delhi। और इसका इनिग्रेट किसने किया, हमारे प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, इस राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो अब हमें एक नाम आता है इसका, क्यों किया गया, ये किया गया था श्री रविदास विश्व महापीठ। श्री रविदास विश्व महापीठ इज ए एनजीओ या इज ए
ग्रुप, एक एनजीओ है, एक संस्था है, और वो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ दिल्ली में। ये बहुत बड़ी बात होती है जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी चीज को होस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस तरह से। तो खैर, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई भी है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से अगर कोई भी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर भी है ना, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है इस टॉपिक से, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए श्री रविदास, हमें चाहिए यहाँ से श्री रविदास, हमें ये चाहिए। ये तो वनडे एग्जाम में आएगा कि वो कहाँ हुआ, ये कोई मतलब नहीं है, ये वनडे में एग्जाम में आ सकता है कहाँ हुआ, ये तो कभी नहीं आएगा किसने उद्घाटन किया। ठीक, तो श्री रविदास चाहिए। रविदास के बारे में हमें जानना है, क्या क्या जानते हैं रविदास के बारे में। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी पैटर्न पे, ये है कि व्हाट इज द मेन टीचिंग ऑफ रविदास, which sentence is not related to the रविदास philosophy या रविदास आइडियोलॉजी या रविदास टीचिंग्स, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। तो कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ी एक बात बताता हूं। बिफोर 1947, ठीक है, बिफोर 1947 हम किसी भी कैंडिडेट को जनरल एससी या ओबीसी नहीं लिखते, यहां रखना है। बिफोर 1947 हम किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी व्यक्ति को एससी या ओबीसी नहीं लिखते। कहीं आप जोश में आ जाओ तो आपने की कास्ट ना लिखो, आप कैटेगरी लिख दो, क्योंकि ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर 1947 या 50 के बाद इंक्लूड हुई है कि विच कास्ट विल बी इन दिस कम्युनिटी, दिस कैटेगरी, दिस क्लास, तो उसके बाद इंक्लूड हुई है। इससे पहले 1947 से पहले इसमें एक और तरह से वर्ड यूज होता था, ठीक है। जैसे 1947 से पहले उच्च वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, क्योंकि मेंस में जब आप लिखते हैं तो इन शब्दों को बहुत ध्यान रखना है। आप सिर्फ मीडिया की बातें सुन के लिख रहे हो या फिर कुछ अपने भी दिमाग में। 1947 से पहले यानी उच्च वर्ग तथा कथित, है ना, कह सकते हैं जो कॉमनली लोग बोलते हैं, पर्सन, नॉर्मली पर्सन, है ना, हाई क्लास, नेक्स्ट था बैकवर्ड क्लास, उसके बाद था दलित क्लास या हरिजन क्लास। तो इस तरह से वर्ड यूज हुआ है, और ये हुआ है इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश। और ब्रिटिश पीरियड से पहले भी हम कास्ट वर्ड यूज करते हैं, सीधे सीधे कास्ट, वहां पर अभी उच्च वर्ग, पिछड़ा वर्ग ये नहीं आता, है ना। शायद आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। क्यों, पहले हम लोग चलते हैं वर्ना सिस्टम से, है ना, वर्ना सिस्टम से चलते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं कास्ट से। हम लोग कैसे चलते हैं, कुछ कास्ट से चलते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लास से, है ना, क्लास से। और क्लास है कह सकते हैं जैसे ठीक, हाँ, क्लास से चलते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं शेड्यूल क्लास से। इस तरह से आज हमारा ये है पैटर्न। जैसे इसमें वर्ना सिस्टम, मतलब कौन है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। फिर हम मिडल पीरियड में आते हैं कास्ट पे, चीजें सिस्टम। अच्छा, कौन बोलता है दिल्ली सल्तनत में कि ये शूद्र है? नहीं, सीधे बोलते हैं किस कास्ट के हैं। इन मिडल पीरियड, मिडल पीरियड के बाद जो ब्रिटिश पीरियड में आते हैं तो हम क्लास पे बात करते हैं, मतलब क्लास 3 होते हैं वहां पे, ठीक है। एक हाई क्लास, एक मिडिल क्लास, और एक लोअर या हरिजन क्लास, वर्ड बोलते हैं हरिजन या दलित वर्ड। हरिजन वर्ड ज्यादा यूज हुआ है, पता है आपको। अब उसके बाद 1947 के बाद ये शेड्यूल में हो जाते हैं। शेड्यूल में 3 तरह के हो जाते हैं, आपको पता ही नॉर्मली, है ना, जनरल क्लास, ओबीसी क्लास, और ये शेड्यूल कास्ट। तो इस तरह से
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप इनको कास्ट, क्योंकि ये मिडवल में है ना, ये मिडवल में है, कि कास्ट लिखना पड़ेगा आपको, गलती से शेड्यूल कास्ट मत कीजिएगा, नहीं तो वो ये समझेगा आपको ये सिस्टम नहीं पता है। खैर, तो ये है 15th सेंचुरी के, है ना, ये है 15th सेंचुरी के, 15वीं शताब्दी के हैं, ठीक। और इनका जो बर्थडे है वो है 50 AD, यानी 1450। कहाँ पैदा हुए? बनारस में, है ना, बनारस में, ये बनारस में पैदा हुए हैं, ठीक है। और अब मैंने कहा अगर आपको मिडवल में लिखना है, क्योंकि तो मिडवल का टाइम है ये, तो आपको कास्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चमार कास्ट के थे, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये है कौन, वो समझना है आपको। अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज को समझ गए आप, कैसे आपको लिखना है। अशोक लिखना है तो आपको वर्ना सिस्टम में बताना पड़ेगा आपको, है ना, कि किस वर्ण का है वो, मतलब एंशिएंट पीरियड में। अगर मिडवल में लिखना है, मिडवल मींस 1206 से लेकर 1857 तक, तो आपको कास्ट लिखनी है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड आपको उसका क्लास लिखना है, उसके बाद आफ्टर शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका, तो ये हेड हुआ, कहां पर हुआ, क्या हुआ। अब सीधे हम आ जाते हैं इस पे कि रविदास कौन है। तो रविदास का हमने लिखा टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें से इंपॉर्टेंट है ये, खासकर तीन बातें। पहले है, कुछ लोग कहते हैं कि रविदास इज अ कंटेम्परेरी ऑफ द कबीर, गुरु नानक एंड रामानंद। रामानंद के गुरु हैं, ठीक है, रामानंद के गुरु हैं। तो कभी कभी इस पीरियड से देखा जाता है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं ये कौन सा पीरियड है, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पीरियड है ना। दिल्ली सल्तनत में भी कौन, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी के समय है ये, तो सिकंदर लोदी में है। और ये दिल्ली से बहुत, ये कई बार पूछा गया किसके टाइम पीरियड के हैं। हो सकता है अगर आपको ये मैंने क्यों लिखवाया डेट, इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता रहे कि इधर मुगल डायनेस्टी है या फिर दिल्ली सल्तनत है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये चाहे आपको ये याद रहे चाहे ये याद रहे। उसके बाद कहते हैं, कुछ लोग कहना है ये गुरु नानक और कबीर, है ना, कबीर के ये कंटेम्परेरी हैं। और ये किसके गुरु हैं, रामानंद के, है ना, रामानंद के गुरु हैं ये, सॉरी, हाँ, रामानंद इनके गुरु, रामानंद शिष्य है ये, ठीक है, इज अ फॉलोअर ऑफ रामानंद। तो रामानंद इनके टीचर है। तो रामानंद एक्चुअली देखो, यहाँ पर रामानंद में फोकस देना क्यों जरूरी है। पहली बात है, रामानंद बहुत छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। आपको पता है कि भक्ति मूवमेंट रामानंद ने शुरू की थी नॉर्थ इंडिया में, तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा नाम है। दूसरी चीज कि रामानंद जो है वो खुद में ब्राह्मण है, रामानंद जो है वो खुद में ब्राह्मण है, और उनके जो फॉलोअर हैं, जो शिष्य हैं, वो इस कास्ट के हैं। तो इनकी ग्रेटनेस यहीं पे होती है, इनका जो रिलेशन आपस में है। लोग कहते हैं कि लोग आपस में मिलते नहीं थे, तो एक किस कास्ट का और एक किस कास्ट का है। कभी आपको दिखाना हो इंटीग्रिटी, कभी आपको दिखाना हो मिडवल पीरियड में इंटीग्रिटी कैसी थी, आपस में एकता कैसे थी। जो लोग, इनको लोग ऐसे नहीं मानते, रामानंद को या कबीर को या गुरु नानक को या रविदास को, तो बहुत सारी चीजें थी। आज के टाइम में लोग नहीं मिलते, पता है आपको, आज के टाइम में नहीं मिलते ये दोनों लोग, आपस में पास नहीं बैठते हैं। तो ये इनके इनके और ये जो है इनके शिष्य हैं, तो ये बात है, ठीक है। तो खैर ये चीजें यहां से बन सकती हैं। सिंपल सी बात है अबाउट रविदास, ठीक है। थोड़ा रविदास के बारे में बात कर लेते हैं। ये रविदास के बारे में बातें हो रही थी, लेकिन फिर भी रविदास पे मेन पॉइंट कौन है, ये सेंट है, संत है, ठीक है, ये पोएट है और ये सोशल रिफॉर्मर है।
ठीक है, सोशल रिफॉर्मर है ये, सामाजिक कार्य, सामाजिक क्या बोलते हैं, समाज सुधारक है, संत हैं, कवि हैं और समाज सुधारक हैं ये, संत कवि समाज सुधारक। ठीक है, इनको अच्छा, इनका नाम रैदास भी है, ध्यान रखना, ये रैदास, इनका नाम रैदास भी है ना, इनका नाम रैदास भी है। और इनकी जो खैर कह सकते हैं कि रविदास जयंती, रविदास जयंती होती है वो वो होती है माघ मंथ ऑफ माघ, अब माघ का जो महीना होता है हिंदी के अनुसार उसमें होती है रविदास जयंती। ठीक है, रविदास जयंती। तो ये है, और रविदास जयंती तो जब ये पैदा हुए तो तब की बात हो रही थी। अब हम सीधे सीधे यहाँ पे ये बात करेंगे आपसे कि इनकी जो पोइम्स हैं, जो कविताएं, देखो हम ये चाहते हैं जो टॉपिक हो उसका क्लियर हो, कुछ भी कहीं से कुछ बच ना पाए, ऐसा ना हो कि कल को बात हो, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। रविदास का मतलब तो पूरा डाइजेस्ट कर जाओ रविदास को, तो रविदास को नहीं, रविदास की जो टॉपिक है उसको, है ना, उनको डाइजेस्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो पोएम्स है ना, वो आदि ग्रंथ में भी लिखी गई है पोएम्स, आदि ग्रंथ में। ठीक है, आदि ग्रंथ जानते हैं, है ना, आदि ग्रंथ गुरु नानक साहब ने लिखा था, इनकी पोएम आदि ग्रंथ में भी हैं, और आदि ग्रंथ गुरु नानक साहब का है, इसलिए कहते हैं कि गुरु नानक से ये मिले थे, और गुरु नानक से ये अच्छे रिलेशन थे इनके, गुरु नानक से। ठीक, और ये इन्हें जो टाइटल दिया गया है, टाइटल, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना है। जो टाइटल दिया गया है इनको, जो जो कहते हैं ना उपाधि दी हुई है, वो दी है गुरु की उपाधि, गुरु, इनको गुरु की उपाधि दी हुई है। सेकंड है, वो गॉड के लिए उन्होंने हरि वर्ड यूज किया, हरि, हरि, ये ध्यान रखना है, हरि, भगवान को वो हरि नाम से कहते थे। आई थिंक ये चीजें आपको ज्यादातर क्लियर हो गई होंगी सारी। जो उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये थी कि वो, ये जो सबसे, अगर ये आपको याद रहेगा ना तो बहुत सी चीजें आपको याद रह जाएंगी। ये 15वीं सेंचुरी, तो बताएं कि ये एक संत हैं, कवि हैं और सोशल रिफॉर्मर भी हैं। रामदास जयंती कब मनाई जाती है? मंथ ऑफ माघ, माघ के महीने में, कोई डेट नहीं है, इस बार शायद 17 फरवरी को थी इस बार, तो डेट ये चेंज रहती है, वो चेंज होती रहती है, लेकिन अभी इसलिए ये अधिवेशन होता है। आदि ग्रंथ में इन्होंने पोएम लिखी है, इनको टाइटल था गुरु, गुरु कहा जाता है इनको। ठीक है, और उन्होंने जो गॉड के लिए वर्ड यूज किया वो हरि वर्ड यूज किया। इनका काम क्या किया इन्होंने सबसे बड़ा, है ना, व्हाट इज द वर्क? वर्क वाज रिमूवल ऑफ सोशल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ कास्ट एंड जेंडर, रिमूवल ऑफ सोशल डिवीजन, मैं इसको हिंदी में बता दूंगा अभी, सोशल डिवीजन ऑफ कास्ट एंड जेंडर। आप समझ गए होंगे क्या है ये, कि इन्होंने कास्ट का विरोध किया और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया। तो ये ध्यान रखना है, कास्ट एंड जेंडर दो पे उन्होंने काम किया। जो भी उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि ऑल ह्यूमन बॉडी इज इक्वल, सभी लोग समान हैं, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे भी बात की उन्होंने।
मतलब जैसे है ना मेल फीमेल में, इस पे उन्होंने बात की है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, कभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जब भी हम किसी सेंट का नाम लेते हैं, किसी सोशल रिफॉर्म का नाम लेते हैं, तो हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने जो वैदिक कल्चर है उसका अपोज किया होगा, या ब्राह्मणिज्म का अपोज किया होगा, या फिर वैदिक सिस्टम का अपोज किया होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है इन्होंने क्या किया है, कास्ट का अपोज किया है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अपोज किया। तो ऐसा नहीं कहा कि वेदास गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट रविदास, गुरु रविदास। बताएं कोई डाउट कहीं से किसी को? सचिन बताएं, अल्ताफ, अफरोज, मनीषा। क्लियर है? नेक्स्ट करें टॉपिक। यस सर। हाँ, आप लोग फिर से नोट्स बनाना इसके, और जो चीजें हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। सिर्फ 3 बातें याद रखनी है इनकी। पहला ये टाइम पीरियड 15th सेंचुरी, आप समझ जाएंगे इसी समय कबीरदास भी है, इसी समय गुरु नानक भी है, इसी समय दिल्ली सल्तनत भी है, इसी समय सिकंदर लोदी भी है ना, पहली चीज। सेकंड चीज कि वो, हाँ, जो उसके बाद है वो है उनका व्हाट इज द वर्क, है ना। उन्होंने काम किसके किया? रिमूवल ऑफ द सोशल डिवीजन, तो सामाजिक भेदभाव उनको हटाने के लिए काम किया। किस किस पे? कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और थर्ड पॉइंट ये बन सकता है इन चीजों को लेके, ये वाले जो वर्ड वो दे सकते हैं, है ना। उन्हें गॉड के लिए क्या वर्ड यूज किया है, उन्हें गॉड के लिए क्या वर्ड यूज किया, उनका टाइटल क्या था, ये वर्ड हो सकता है। और रामानंद से भी शायद पूछ सकते हैं वो कि रामानंद कौन है इनके, है ना। तो रामानंद जो इनके गुरु हैं, रामानंद, और ये ब्राह्मण हैं। तो ये है, ये बहुत चांस है हरि पूछ ले, भगवान को हरि वर्ड किसने, गॉड को हरि वर्ड किसने यूज किया है। तो हो सकता है रसखान का तरफ चला जाए ध्यान, तो रसखान नहीं है, तो यही है वो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, कल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे था, जिसको वेंकैया नायडू जी ने इनॉग्रेट किया है, वर्चुअल इंटरनेशनल मदर डे 21 फेब, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, कब था ये? 1 फेब। ओके, ये है। तो ये वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया, और ये ये वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है ना, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, और ये एनुअली किया जाता है। ठीक, हाँ, ये एनुअल मनाया जाता है। और किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? यूनाइटेड, लिखिए UNGA, UNGA, फुल फॉर्म बताएंगे कोई इसकी? ऑर्गेनाइज बाय द UNGA, यस, क्या फुल फॉर्म? क्या दिक्कत है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सामान्य माधव जो भी हो, लेकिन UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको ऑर्गेनाइज कर दिए हर साल। और इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, इसे क्वेश्चन, ये हर साल नहीं था, इस बार ये न्यूज में, इसका रीजन क्या है बता सकते हैं? व्हाट इज द रीजन? कोई बता दे कि क्यों आज हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो सिंपल बात है, 21 को हुआ, कल हुआ, तो आज के पेपर में कहीं ना कहीं दिया होगा ये,
डीडी न्यूज में भी होगा, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने वर्चुअली इसको होस्ट किया। तो क्योंकि इसलिए यहां रखना है NEP 2020 क्या कहता है, पता है ना आपको ये? चलो यहां देख लें, NEP 2020 क्या कहता है? 1 to 5th क्लास हाँ एजुकेशन देनी है, किसमें? मदर टंग में, ठीक है, यानी जो उसकी मातृभाषा है उसमें देनी है शिक्षा। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पॉइंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से वी शुड एजुकेट 1 to 5 till 5th क्लास इन मदर टंग। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पॉइंट है। तो यानी 1 से लेके 5वीं क्लास तक हमें बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है, उसकी मातृभाषा में बताना है, पढ़ाना है। उसका रीजन ये बताया गया था, शायद आपने उन्हें इसको डिस्कस किया था। रीजन ये था, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गांव में है, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, वो किसी लैंग्वेज का हो सकता है, मलयालम हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, मैथिली हो सकती है, बंगाली हो सकती है, उड़ीसा, कुछ भी हो सकती है। अगर 8 साल का बच्चा है, सपोज कीजिए, है ना, 8 साल का बच्चा है, 8 या 10 साल का बच्चा है, या 5 साल का बच्चा है, तो इसको उसके माइंड में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं, मास्टर जी कुछ और बोल रहे हैं, है ना। तो जो चीजें घर में बोली जाती हैं वही इस एज के बच्चे को समझ में आती है। इसलिए प्रेसिडेंट ने बोला था कि हमें मदर टंग में बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जो भाषा वो स्कूल में पढ़ेंगे वही उन्हें घर पे मिलेगी, तो इजीली वो सीख सकते हैं, है ना। वही बात है, घर पे बच्चे से उतना सीधा। तो ये था, ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि हमने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्यों बोला गया है कि बच्चे को 1 to 5 एजुकेशन उसके मदर टंग में देना चाहिए, क्योंकि उसके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो चीजों को लेके, है ना। जो चीजें वो वहां सीखता है स्कूल में, वो उसको जो घर पे मिलेंगे, तो वो बस अलग चीजें सेम समझ पाएगा। अब हम बात, तो सिंपल हम टॉपिक पे आते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड 21st Feb and any worldwide annual organized by the UNGA। अब इंडिया में न्यूज में क्यों था वो हमने आपको यहाँ बता दिया, इसलिए न्यूज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे सेलिब्रेशन। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या महत्व है, क्या इसके क्या बोलते हैं उद्देश्य हैं। आई थिंक आप ऑब्जेक्टिव, 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3। पहला लिखिए, प्रमोट, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड अवेयरनेस। प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस की वर्ड जगह लिख सकते हो प्रिजर्व, अवेयरनेस ऑब्लिक प्रिजर्व। प्रोटेक्ट, सॉरी पहले क्या था, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व या अवेयरनेस अबाउट द ऑल वर्ड लैंग्वेजेस, ऑल वर्ड लैंग्वेजेस, यानी विश्व की सभी भाषाओं को प्रमोट करना है, मतलब प्रोत्साहन देना है। प्रोटेक्ट करना है यानी उनको बचाना है, एंड प्रिजर्व यानी सुरक्षा करनी है या उनके प्रति लोगों को अवेयर करना है। फॉर द ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज, जितनी भी संसार में दुनिया में भाषाएं हैं उन सबको बचाना है, उनको लोगों के बारे में उनको बताना, लोगों को उनके बारे में बताना है,
और उनको प्रमोट करना। अब प्रमोट करने का मतलब जैसे ही ये पहला इनिशिएटिव था हमारा कि हम हर मदर लैंग्वेज को उसमें बात करेंगे, यानी अगर चौथे क्लास का बच्चा है तो बंगाली ही पढ़ेगा, उड़िया ही पढ़ेगा, मलयालम ही पढ़ेगा। तो ये चीज है ना। तो जब ये पॉलिसी आई तो बहुत सारी चीजें थी, लोगों के मन में था कि अरे ये तो क्या बात करें, संस्कृत पढ़ाएंगे, मलयालम पढ़ाएंगे, है ना, मारवाड़ी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, काम तो हो रहा है इंग्लिश में। अरे तीसरे क्लास का बच्चा, क्या मतलब फ्रेंच से उसको? पहले सीखो तो सही, हु इज महात्मा गांधी, वेयर इज माउंटेन हिमालय, पहले सीखे तो सही वो, है ना। व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द एनर्जी, सीखे तो सही, यूज तो कर लेगा वो। आपने देखा होगा कभी कभी अपनी लाइफ में, जो हम लोगों की लाइफ होती है वो 12th क्लास से कभी कभी जो 12th क्लास होता है, और 12th नहीं कहीं इसके बड़ा हो गया, जो हम लोगों की 6th क्लास होती है, और 6th क्लास से लेकर कभी कभी जो ग्रेजुएशन वाला लाइफ होता है, या जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, या कह सकते हैं जो एमए होता है, यहाँ पे आपको बहुत एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर कभी कभी आपको ह्यूज डिफरेंस इस समय के, शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में फील किया है कि नहीं किया, 6th क्लास में या ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस मिलने को देखने को मिलता है आपको कभी कभी। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, मैं अपना खुद के एग्जांपल देता हूँ, किसी और का नहीं। मैं 12th क्लास में हिंदी मीडियम, है ना, और स्कूल के फ्लोर पे बैठ के पढ़ा था 12th क्लास तक। जहाँ गेट पे खड़े होने पे भी पिटाई होती थी बेंच से, उस माहौल में। आज मैं यूपीएससी इंग्लिश वालों को पढ़ाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चीजें चेंज नहीं हो सकती। 12th तक फ्लोर मतलब फर्श, है ना, ये चीज इस पे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सब चीजें क्यों मैंने डिस्कस की यहाँ पे, क्योंकि जो लोग कहते थे कि यार बच्चे को हम लोग 6th क्लास में मारवाड़ी सिखाएंगे या बंगाली सिखाएंगे तो बड़ा होके इंग्लिश कैसे सीखेगा? सीख सकता है, क्योंकि आपने सब ने, मैक्सिमम लोगों ने ये ह्यूज चेंज देखे होंगे 6th क्लास में और एमए क्लास में। आपके एज 10th में 10 साल में और 26 ईयर में आपने बहुत बड़ा चेंजेस देखा होगा अपनी लाइफ में। अब कुछ लोग तो गधे रहते हैं शुरू लाइफ में, वो तो क्या दिक्कत ही नहीं है, पहले भी गधे थे, आज भी गधे हैं, आगे भी गधे रहेंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग वास्तव में चेंज करना चाहते हैं कुछ, तो 6th क्लास की लाइफ, यानी 10 साल की उम्र और 26 साल की उम्र में बहुत डिफरेंस होता है उनके। ठीक, जो लोग बोलेंगे ना यार तुम तो वैसे ही बदले नहीं, तो मतलब हम वहीं रुके हुए, तो यार तुम तो बहुत बदल गए, इसका मतलब दैट इज सिंबल ऑफ पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि दारू पीते घूम रहे हो, वो चेंजेस नहीं, मतलब पॉजिटिव वे में चेंजेस। तो ये चीज है। खैर, तो अगर आपसे कभी पूछेगा, ये सब इधर उधर की मैंने इसलिए आपको घुमाया ताकि कभी आपसे पूछेगा व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड मदर टंग इन 1 to 5th क्लास, तो आप बोल सकते हो 2 पॉइंट है, बच्चा खुद को चेंज करता है आफ्टर 15 ईयर, लैंग्वेज में भी हर तरह से भी। और बच्चा, सेकंड पॉइंट है, जब घर पे आएगा तो वो अपनी मदर टंग में ही जो चीजें इसने स्कूल में सुनी है वो इस घर पे सुनेगा, तो उस पर दिमाग में कंट्राडिक्टरी नहीं होगा। और बच्चे एक दिन में 1000 क्वेश्चन करते हैं, ये एवरेज है। जो बच्चा छोटा है 2.5 से 3-4 साल का, वो बच्चा एक दिन में 1000 क्वेश्चन करता है। तो इसलिए बच्चे बातूनी होते हैं, हर चीज को वो जानना चाहते हैं। जो बच्चा ये एज होती है ना 2.5 से लेकर 6 ईयर तक, ये इसमें बच्चा एक साल एक दिन में 1000 क्वेश्चन करता है, खुद से, दूसरों से, आप सुनो या ना सुनो, तो इसलिए। ठीक है, खैर ये सब बातें थी, बताएं कोई दिक्कत यहाँ तक? बस ये ध्यान रखना है क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, और थोड़ा एनईपी से इसको जोड़ देना है कि क्यों ज्यादा फोर्स किया गया इंडिया मीडिया के द्वारा इस पे। क्लियर है? बताएं मित्रजन, नाजुका, सचिन, स्वप्निल, अफरोज, अल्ताफ। Yes, sir. ओके,
और अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ कि 2 टॉपिक हैं जो अगर अभी नहीं भी हो पाते हैं तो आप देखिए, मैं बता देता हूँ क्या है। और एक तो चंद्रयान 3 है ना, टॉपिक देखा किसी ने चंद्रयान 3 आज के न्यूज में? चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 इस पे बात हो रही थी। देखो, एक जैसे जब लगे आपको आज हिंदू के पेपर में ज्यादा मटेरियल नहीं आपके लायक, तो कुछ और पेपर भी देख लिया कीजिए, भले चाहे हिंदी की क्यों ना हो। एक फाइनेंस एक्सप्रेस होता है, अच्छा पेपर है फाइनेंस एक्सप्रेस, और इकोनॉमिक टाइम भी अच्छा पेपर है, और बिजनेस लाइन भी अच्छा पेपर है, और हिंदी में जनसत्ता ठीक है। इसमें अभी आप जो न्यूज दिखा रहा हूँ हिंदू में आपने देखा होगा, और जनसत्ता में आपको क्या मैं बताने वाला था लेकिन टाइम कम है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, नहीं तो कल करेंगे। देखिए पेपर है, इसमें जनसत्ता देखिए, इसमें जनसत्ता आज का है। जिन लोग हिंदी समझ में नहीं आ रही वो थोड़ा देखें, एडजस्ट करें। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें जैसे है, ये गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, तो ये ऐसे वर्ड है जिनको हमें डिस्कस करना था, आप लिख लीजिए, हॉट स्प्रिंग और गोगरा। तो ये भारत चीन वाला सैनिक हटेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। तो गोगरा लिखिए क्या है और हॉट स्प्रिंग क्या है, तो ये न्यूज में है, तो हमें इसको देखना चाहिए था, और आप भी देख लीजिए, कल हम इसको करेंगे जरूर। और नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें क्या थे, हमारे काम के थे। ये तो खैर वही चीजें हैं। और ये दिया है महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़े, लौटी पाबंदियां, तो एक दिन में 6000 केस बढ़े हैं। खैर वो एक न्यूज ऐसी है। हाँ, ये देखिए, ये है ये पॉइंट देखिए, अब 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। तो चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये हिंदू ने कवर नहीं किया है ना, हिंदू ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन इसने किया है, तो इसको भी लिखिए चंद्रयान 3, ये हमें करना था। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था इसमें, शायद एक न्यूज और है इसमें। ये भी न्यूज है, जो ये दिल्ली गवर्नमेंट में एमसीडी में मंदिरों को कानूनी दर्जा देने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक तरह से कि कैसे सेकुलराइजेशन को लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो बस इतना बस लिख लीजिए, मंदिर एज विल बी अंडर द लॉ। तो आगे चीजें क्या निकलती हैं वो देखते हैं, आगे क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ ठीक है। और कुछ नहीं था, बस इस पूरे पेपर में एक ही चीज थी जो हमें समझनी थी, वो थी ये चंद्रयान वाली, ठीक है। ये न्यूज है। और तपोवन के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। तपोवन जानती क्या है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो चंद्रयान 3 है, तो इस पे हो सकता है कुछ है। चंद्रयान पढ़ोगे तो गगनयान भी समझ में आएगा आपको। देखो इस गगनयान भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। तो हम तीनों चीजें हम लोग कल करेंगे, पॉइंट आप नोट कर लेना। एक तो चंद्रयान वाला टॉपिक है अगर, और दूसरा ये पॉइंट हॉट स्प्रिंग गोगरा क्या है। और ये भी जैसे हैं देवसांग और दमचौक, ये देवसांग और दमचौक ये वर्ड है, द हिंदू में नहीं है ना, ये वर्ड द हिंदू में नहीं दिए हुए। तो जब लगे कि हाँ थोड़ा एक करके फिर और देख लिया, पूरे पेपर में 2 या 3 पॉइंट थे जो हमें समझ में थे, जो हमारे फाइनली काम के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और ये टॉपिक हम लोग कल ही करेंगे। 9:15 पे क्लास है जीएस की, ठीक है।